फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 20 जनवरी 2025 और 20 जनवरी 2025 के तहत हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत 3 टॉपिक्स को देखेंगे जो आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से थी। ठीक है, पहला था तीसरी तिमाही में कमज़ोर मांग से निजी क्षेत्र के निवेश पर असर पड़ा है। दूसरा था इजरायल और हमास के युद्ध विराम का क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा हम लोग देखेंगे आईएलओ के एक रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की क्या स्थिति है। तो एक तो है आपका इकोनॉमी से, दूसरा है आपका आईआर से और तीसरा सेक्शन है किस चीज़ से। तो तीसरा सेक्शन आपका जो है सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला है चैप्टर। देखिए पहला टॉपिक्स में क्या है कि अभी हाल फिलहाल में जो है Q3 की रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि प्राइवेट प्लेयर के निवेश में कमी आई है 1.4% की। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र में इसकी वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, और देखा गया है कि सबसे ज़्यादा अगर सार्वजनिक क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा अगर निवेश हुआ है तो किस में हुआ है, तो पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि हुई है, जिसमें राज्यों ने अपना क्या किया है, उसमें अपना स्टेक को बढ़ाया है। और वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी क्या है, इसमें स्टेक यानी निवेश को बढ़ाया है। यानी तो इस प्रकार से हम लोग इन सभी चीज़ों का यहाँ पर विश्लेषण करेंगे और समझते हुए चलेंगे। देखिए इसका कुछ कारण भी रहे, जैसे कि इन्फ्लेशन रहा है, धीमी वृद्धि दर रहा है, घरेलू मांग में कमी रहा है। तो इन सभी कारणों से क्या हुआ है, अभी जो है तीसरी तिमाही में ये गिरावट दर्ज की गई है। तो इसी के बारे में अब हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। तीसरी तिमाही में कमज़ोर मांग से निजी क्षेत्र के निवेश पर असर हुआ है। देखिए घरेलू निजी खिलाड़ियों यानी डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर द्वारा नए निवेश में दूसरी तिमाही में 1.4% की गिरावट आई है। कितना, 1.4% की गिरावट, जो लागत और धीमी वृद्धि की आशंकाओं को दर्शाता है। राज्यों ने सार्वजनिक निवेश में वृद्धि को बढ़ावा दिया, चलिए बोले हुए थे। चलिए मुद्रास्फीति और इनपुट लागत में वृद्धि के बीच घरेलू मांग में कमी देखी गई है, जिससे भारत के निजी क्षेत्र की निवेश योजनाओं को झटका लगा है। इंपॉर्टेंट है, जहां दूसरी तिमाही में क्षणभंगुर सुधार के बाद 2024-25 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही यानी Q3 में 1.4% की गिरावट आई है। बार बार इस चीज़ को इंगित कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि सरकारी पूंजीगत व्यय योजनाओं में तेज वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे अर्थव्यवस्था में कुल नए निवेश में तीसरी तिमाही में 9.9% की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई, 9.9% की वृद्धि हुई। किस वजह से तो सरकारी पूंजीगत व्यय योजनाओं में तेजी से वृद्धि होने के कारण। ठीक है, यह दूसरी तिमाही में दर्ज किए गए 10.43 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 11.46 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। पूंजीगत व्यय में इतनी की वृद्धि हुई है। ठीक है, यह वृद्धि जो है दूसरी तिमाही के स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा नए निवेश में 34.6% की वृद्धि के कारण हुई है, जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित नए परिव्यय में 11.8% की वृद्धि से लगभग 3 गुना अधिक है। कुल मिलाकर के बोला कि अभी जो है यह जो अभी सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में जो वृद्धि दर्ज की गई है वह कुल मिलाकर के 9.9% की वृद्धि हुई है, जिससे ये जो है दूसरी तिमाही में 10.43 लाख करोड़ रुपए था, वो बढ़कर के 11.46 लाख करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, वहीं इसमें जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने की है, राज्य सरकारों द्वारा जो सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की गई है। कितना बढ़ करके हो गया, 34.6%। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा भी जो है इस प्रकार के परिव्यय में 11.8% की वृद्धि हुई है, और यह अभी वृद्धि होकर के लगभग 3 गुना से अधिक हो गया। ठीक है, चलिए तो हालांकि घरेलू निवेशकों ने दूसरी तिमाही के मुकाबले तीसरी तिमाही में नए निवेश की योजना को 1.4% घटाकर लगभग 6.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया, जैसा कि प्रोजेक्ट टुडे के आंकड़ों से पता चलता है। और वर्ष 2000 से देश में नई और चल रही निवेश परियोजनाओं पर नज़र रखने वाली एक फर्म है। ठीक है, तो यहाँ ये डाटा दिया हुआ है, जिनको भी देखना है आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं इस डाटा को। एक बार समझा भी देते। देखिए टोटल गवर्नमेंट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो 22.75% का वृद्धि किया गया। टोटल गवर्नमेंट सेक्टर में 22.75% की वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ जो है उसमें भी 11.82% किसका था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। 34.59% वहीं किसने इन्वेस्टमेंट किया है, 34.59% जो है ये स्टेट गवर्नमेंट ने किया। अब प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो देखिए 1.41% की गिरावट आई है। वहीं प्राइवेट फॉरेन में कितनी की वृद्धि हुई है, 44.16। और कुल जो है प्राइवेट सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट रहा, 3.59 रहा है। ठीक है, 3.29, ठीक है 3.29। ठीक है, चलिए अब दूसरा टॉपिक्स हम लोग देखेंगे, युद्ध विराम समझौते का फिलिस्तीन और इजरायल के लिए क्या मतलब है। तो देखिए रविवार से प्रभावी, कल से ही, ठीक है, रविवार से प्रभावी होने वाली इस प्रक्रिया में बंधकों की रिहाई
सहायता में वृद्धि और गाजा के व्यापक पुनर्निर्माण की शुरुआत शामिल है। तीनों टॉपिक्स है, बंधकों की रिहाई, सहायता में वृद्धि और गाजा के व्यापक पुनर्निर्माण की शुरुआत। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। यहाँ डेटा दिया हुआ है, आप लोग इसको अगर कोई लेना चाहें तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है एक साल से अधिक समय तक चले युद्ध के बाद रविवार को गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो गया। ठीक है, अन्य बातों के अलावा युद्ध विराम प्रक्रिया में दोनों पक्षों के बंधकों को रिहा करना और सहायता बढ़ाने के साथ साथ नष्ट हो चुके इमारतों का पुनर्निर्माण और हमलों को रोकना शामिल होगा। ये सभी चीज़ें शामिल होंगी। अब मानवीय संकट के पैमाने को दर्शाते हैं। जो हमास के हमले के दिन 7 अक्टूबर 2023 का स्टार्ट हुआ था, हाल फिलहाल में 7 अक्टूबर 2023 के बाद गाजा पट्टी की भोजन और अन्य आपूर्ति तक पहुंच तेजी से खराब हो गई। बोला भोजन और सप्लाई चेन की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मानवीय सहायता ट्रकों की संख्या लगभग 500-600 प्रतिदिन तक गिरकर उसके एक अंश पर आ गई थी। एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण रिपोर्ट से पता चलता है कि दिसंबर 2023 से गाजा की कम से कम कितना 85% आबादी को खाद्य असुरक्षा के संकट और आपातकाल और विनाशकारी स्तर का सामना करने वाली श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। अब आगे देखेंगे, विनाशकारी स्तरों का सामना करने वाली श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा बंधक बनाया गया 251 लोगों की तस्वीर यहाँ दी गई है नीचे में, उसको देख लीजिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उपग्रह केंद्र यानी UNOSET के विश्लेषण से पता चला है कि 1 दिसंबर 2024 तक, इम्पोर्टेंट है, गाजा पट्टी में 69% संरचनाएँ क्षतिग्रस्त हो गई। UNOSET ने पहचान किया है कि 60,368 संरचनाएं नष्ट हो गई है, 20,050 गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है, 56,292 मध्यम रूप से क्षतिग्रस्त हुई है और 34,102 संभावित रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये सभी आंकड़े हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोल रहा है, वहीं देख रहे हैं कि 6 सितंबर 2024 के बाद से जब UNOSET का पिछला विश्लेषण किया गया था, उत्तरी गाजा और राफा के गवर्नरेट ने नुकसान में सबसे ज़्यादा वृद्धि का अनुभव किया। इन दोनों सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ ये बोला गया है। ठीक है, उत्तरी गाजा में लगभग 3,138 नई संरचना क्षतिग्रस्त हुई और राफा में लगभग 3,054 संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुई है। गाजा के भीतर भी देखा जाए तो जबलिया नगर पालिका में सबसे अधिक नई क्षतिग्रस्त संरचनाएं थी, जिनकी कुल संख्या 1339 थी। तो कुल मिलाकर के ये आंकड़ा दिया है, क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं, ये सभी चीज़ों का दिया गया। तो ये इसमें यही बोला गया है कि ये जो अभी युद्ध विराम हुआ उसके तहत क्या होगा कि एक तो है कि युद्धबंदियों की रिहाई होगी, दूसरा उन्होंने कहा था कि जो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना है और सहायता राशि को बढ़ाना है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कदम उठाए गए हैं उससे धीरे धीरे क्या होगा, आपसी बातचीत के माध्यम से वो अपने मुद्दों को सॉल्व कर सकेंगे और शांति प्रक्रिया के द्वारा आगे बढ़ सकेंगे, जिससे वैश्विक शांति को भी एक क्या मिलेगा, बल मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर वैश्विक अनुमान यानी ILO का एक रिपोर्ट आया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के बारे में ILO की रिपोर्ट में क्या कहा गया है देखते हैं हम लोग। वैश्विक श्रम शक्ति में महिलाओं की तुलना में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी अधिक हैं। इम्पोर्टेंट है, बोला कि वैश्विक श्रम शक्ति में महिलाओं की तुलना में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी अधिक हैं। वे कौन से देश हैं जिन्होंने सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों को अपने यहाँ काम पर रखा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा रिपोर्ट दिया हुआ है। अब तक का आप कहानी हम लोग देखते हैं, क्या कहानी है इसका। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की वैश्विक अनुमान के 4थे संस्करण में कहा गया है कि मेजबान देशों में श्रम बाजार की कमी को दूर करने और अपने देश में धन भेजने के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी विश्व आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं। कुल मिलाकर के यही बोला, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक जो वैश्विक अनुमान का 4था जो है रिपोर्ट इन्होंने दिया, इसमें बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी जो है विश्व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ILO ने क्या कहा है? ILO ने ये कहा है कि 2022 में IM वैश्विक श्रम शक्ति का
4.7% यानी 167.7 मिलियन हिस्सा बना, जिसे नियोजित और बेरोजगार लेकिन काम के लिए उपलब्ध दोनों के रूप में परिभाषित किया गया। 2013 की तुलना में 30 मिलियन से अधिक है, जो कि ठीक है। अनुमान है कि 155.6 मिलियन कार्यरत थे और 12.1 मिलियन बेरोजगार थे, ठीक है। वैश्विक स्तर पर पुरुषों के लिए कुल रोजगार में आईएम पुरुषों की हिस्सेदारी 4.7% और आईएम महिलाओं की हिस्सेदारी 4.4% होने के अनुमान थे। चलिए, हालांकि आईएम इमिग्रेशन है। हालांकि 2019 से 2022 के बीच महामारी द्वारा अन्य कारकों से प्रभावित होकर विकास की दर सालाना 1% से भी क्या हो गई थी, कम हो गई। उम्र और लिंग के बारे में भी क्या कहा गया है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन पुरुषों का एक उच्च अनुपात कार्यरत था। कुल 102.7 मिलियन में से 61.3% थे, ठीक है। 102.7 मिलियन कुल कार्यरत थे, जिसमें से कितना था, 61.3% पुरुष कार्यरत थे, ठीक है। इसके विपरीत 2022 में कुल मिलाकर के 64.9 मिलियन में से केवल 38.7% महिलाएं ही कार्यरत थी, ठीक है। फिर भी जब से आईएलओ ने 2015 में वैश्विक अनुमानों को संकलित करना शुरू किया, तब से महिला इंटरनेशनल माइग्रेशन की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। चलिए, वैश्विक श्रम बल में महिलाओं के कम अनुपात का एक कारण यह है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन की कुल जनसंख्या में उनका प्रतिनिधित्व क्या है, कम है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 74.9% यानी 125.6 मिलियन प्राइम एज एडल्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन वर्कर 25 से 54 वर्ष की आयु के पुरुष और महिला दोनों 2022 में श्रम बल में आईएम वर्करों का सबसे बड़ा बहुमत था। 10 में से एक से भी कम आईएम 25 यानी 25 से कम उम्र के थे। उपरोक्त श्रेणी से बहुत पीछे 9.3% युवा इंटरनेशनल माइग्रेशन वर्कर थे, जिनकी आयु जो है 15 से 24 वर्ष के बीच थी, जिनकी संख्या वैश्विक श्रम बल में 15.5 मिलियन थी। चलिए, 55 से लेकर के 64 वर्ष की आयु के इंटरनेशनल माइग्रेशन 12.5% थे और 65 से ऊपर जो है इंटरनेशनल माइग्रेट कितने थे, 3.4% थे। अब देखिए, कौन से आर्थिक क्षेत्र इंटरनेशनल माइग्रेशन को आकर्षित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन का सबसे बड़ा अनुपात जो है 68.4% सेवा क्षेत्र में केंद्रित था, जो गैर प्रवासियों से भी अधिक था, ठीक है। महिला इंटरनेशनल माइग्रेशन ने इस क्षेत्र में 80.7% के साथ प्रमुख हिस्सेदारी हासिल की है। ध्यान रखिएगा, सेवा क्षेत्र में किसकी हिस्सेदारी है, तो सबसे ज़्यादा महिलाओं की है, जबकि उनके पुरुष समकक्षों में यह 60.8% थी। सेवा उद्योग में गैर प्रवासी महिलाओं और पुरुषों के लिए इसी आंकड़े क्रमशः 59.4% और 46.3% थे। मतलब हो रहा है कि जो देखिए, सर्विस सेक्टर में कुल महिला कार्यबल का 80.7% का भागीदार था, वहीं पुरुषों का कितना था, 60.8% सर्विस सेक्टर में, ठीक है। और यही आंकड़ा जो है क्रमशः 59.4% और 46.3% थे। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में इंटरनेशनल माइग्रेशन का प्रभुत्व पिछले एक दशक से भी में लगातार बना हुआ है। 2013 से 22 के बीच 67% से ऊपर है। उद्योग में इंटरनेशनल माइग्रेशन का अनुपात 24.3% है। ध्यान दीजिएगा, गैर प्रवासियों का 24.2% था कुल मिलाकर के, ठीक है। कृषि में इंटरनेशनल माइग्रेशन का हिस्सा मात्र 7.4% है, जबकि गैर प्रवासियों का हिस्सा 24.3% था। अब मुख्य मेजबान देश कौन कौन से, मैंने कहाँ सबसे ज़्यादा प्रवासी काम करने जाते हैं कुल मिलाकर के देखिए। उच्च आय वाले देश ने इंटरनेशनल माइग्रेशन की सबसे बड़ी संख्या को अवशोषित किया है, जो सेवाओं जैसे कि प्रमुख क्षेत्रों में 68.4% यानी 114 मिलियन लोग शामिल हैं के बराबर, खासकर देखभाल के प्रावधान में इस हिस्से का लगभग एक चौथाई हिस्सा 17.4% यानी 29.2 मिलियन उच्च मध्यम आय वाले देशों में वितरित किया गया, ठीक है। अब 2013 से 22 के बीच में एक पूरे दशक के लिए उच्च आय और उच्च मध्यम आय वाले देश लगातार इंटरनेशनल माइग्रेशन के लिए प्राथमिक गंतव्य बने रहे हैं। अब 2022 में उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में इंटरनेशनल माइग्रेशन श्रमिकों की हिस्सेदारी 23 दशमलव कितने रही थी, 3%। वहीं 2013 के बाद 1% से भी
कम की वृद्धि थी। दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका में 2022 में श्रम बल में इंटरनेशनल माइग्रेशन की हिस्सेदारी कितनी थी? 22.6%, और जो उसी दशक की तुलना में 1% से अधिक थी, जो कि 2022 में अरब राज्यों में इंटरनेशनल माइग्रेशन श्रमिकों की हिस्सा 13.3% थी। 2013 की तुलना में 3% कम है। और बढ़ती उम्र की आबादी, देखभाल, अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग और अधिक आर्थिक अवसरों के संयोजन का मतलब है कि उच्च आय वाले देशों में इंटरनेशनल माइग्रेशन के बड़े हिस्से के लिए आकर्षक गंतव्य बने रहेंगे। दोस्तों आज यहीं से हम लोग, अच्छा और भी है। अब देखिए और क्या बोल रहा है कि इसका रणनीतिक पहल निदेशक क्या है। तो 2022 में इंटरनेशनल माइग्रेशन वैश्विक श्रम शक्ति का 4.7% था, ठीक है, जो कि 167.7 मिलियन हिस्सा होगा, जिसे नियोजित और बेरोजगार लेकिन काम के लिए दोनों के रूप में परिभाषित किया गया 2013 की तुलना में, जो 30 मिलियन अधिक है। चलिए, उच्च आय वाले देशों में इंटरनेशनल माइग्रेशन की सबसे बड़ी संख्या को अवशोषित किया है, जो 68.4% सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से देखभाल के प्रावधान में थी, ठीक है। अब बोल रहा है इंटरनेशनल माइग्रेशन में पुरुषों का एक उच्च अनुपात कार्यरत था, जो कुल का कितना था? 102.7 मिलियन में से 61.3% पुरुष थे, ठीक है। 102.7 मिलियन में से 61.3% पुरुष थे। इसके विपरीत 2022 में 64.9 मिलियन में से 38.7% जो थी महिला इंटरनेशनल माइग्रेशन में कार्यरत थी। चलिए ध्यान से ये सेक्शन ख़त्म हुआ दोस्तों आज का जो है टॉपिक्स यहीं समाप्त होता है। फिर कल से हम एक नए फ्लेवर और नए फ्लेवर में फिर से कल आपके सामने डेली न्यूज़ एनालिसिस लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।